हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छा है। आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ। और आप सभी को राधे राधे। तो हम लोग जो है क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव देख रहे थे केमिस्ट्री का। अब आज से हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 का। ठीक है, चैप्टर 2 है तनु घोल, या इसको हम लोग बिलियन बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा जो चैप्टर है, ये वीडियो 1 होगा आपका। ठीक है, और इसमें भी 2 बनकर आएगा। जैसे चैप्टर 1 में जो सॉलिड स्टेट था उसमें 1 और 2 आया है। अब देखिए इसमें जो है पहला जो सवाल है हम लोग का यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है। ठीक है, सवाल है आपका कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब, और डी नंबर ऑप्शन क्या है, हिमांक का अवनमन। तो हम लोग देखे थे कि अनुसंख्य जो गुणधर्म जो होता है 4 प्रकार के होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है आपका। देखिए प्रासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। लेकिन वाष्प दाब जो है ये अनुसंख्य गुणधर्म में नहीं आता है। चौथा होता है अपेक्षिक अवनमन वाला होता है, वाष्प दाब में अवक्षेपित। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो सी नंबर ऑप्शन है आपका, ये यहाँ पर सही है, क्योंकि यह जो है अनुसंग गुणधर्म में नहीं है। यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि जो प्राशन जो दाब होता है उसको हम लोग पी या पाई से सूचित करते हैं। ठीक है, पी या पाई से सूचित करते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूला होता है पी बराबर CRT। ध्यान देना है, मतलब कि प्राशन जो दाब होता है पी बराबर क्या हो जाता है, CRT। अब सी का भी मान आपको होता है, सी जो होता है सांद्रण होता है, विलयन का सांद्रण, जिसको हम लोग एक तरह से एम से भी सूचित करते हैं, कैपिटल एम से, जिसको हम लोग मोलरता बोलते हैं। तो यहाँ पर P बराबर अगर सी का मान रखे तो एन बटा बी होता है। ध्यान रखिएगा, सी बराबर क्या होता है, एन बटा बी। ठीक है, तो एन बटा बी हो गया और आर टी हो गया। ठीक है ना। अब अगर इधर हम करते हैं तब पी भी बराबर एन आर टी। देखिए एक नया यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कभी ये दे देगा प्राशन दाब का सूत्र है, तब पी भी बराबर एन आर टी, या हम यहाँ पी के जगह पर आपका पाई भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब पाई भी बराबर एन आर टी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भी आगे बढ़ाना चाहिएगा तो एन के जगह पर डब्ल्यू बटे एम हो जाता है। ठीक है, भार बटा अनुभार, एन क्या होता है, मोल होता है, आर क्या होता है, गैस नियतांक होता है। ठीक है, टी क्या है, परम ताप होता है। इस बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है और देखिए क्वथनांक का उन्नयन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो क्वथनांक का उन्नयन जो होता है इसको हम लोग सूचित करते हैं TS माइनस टी से। ध्यान रखिएगा, TS माइनस टी होता है, और एक संकेत में इसको सूचित करें तो डेल्टा टी। चूंकि क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट को बताता है, इसलिए टीबी भी लिख सकते हैं। ठीक है, टी छोटा सा बी है, इसको संकेत है। ठीक है, तो ये जो होता है क्वथनांक का जो उन्नयन होता है मोललता के समानुपाती होता है। यहाँ एक फॉर्मूला देखिएगा, समानुपाती क्या हो जाता है, मोललता। मोललता को हम लोग स्मॉल एम से सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू क्या हो जाता है एम। तो ये भी एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा किसका, क्वथनांक के उन्नयन का। ठीक है, अब यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हिमांक का अवनमन, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको संकेत में हम लोग टी माइनस टी एस बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में अगर ध्यान रखना है तो क्या ध्यान रख सकते हैं हम लोग, डेल्टा टी, और जो हिमांक जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट को बताता है, इसलिए डेल्टा टी एफ से इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि डेल्टा टी एफ मतलब हिमांक में अवनमन भी मोललता का समानुपाती होता है। तो इसका भी फॉर्मूला आपको हो जाता है यहाँ पर के बी के जगह पर एफ ध्यान रखिएगा और एम। तो ये भी आप लोगों को साथ साथ फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्योंकि फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है नंबरिंग जो है, आप लोग ध्यान रखिएगा, नंबरिंग जो है दूसरा नंबर है। ठीक है,
यहाँ पर दिया हुआ है कि इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है, ठीक है। इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम क्या है, चीनी है। तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? मोलर सांद्रण का मतलब यहाँ पर हो गया मोलरता। क्या हमको बताना है? मोलरता। अगर यहीं पर मोलरता नहीं, मोललता, ध्यान रखिएगा, मोललता। अगर यहीं पर मोलर सांद्रण होता, मोलर सांद्रण, तो वो मोलरता को दिखाता। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि हम लोग को मोलरता निकालना है, यानी स्मॉल m से हम लोग इसको स्विच करते हैं। तो आप बताइए क्या दिया हुआ है यहाँ पर? WT का मान दिया हुआ है, बिलियन का चीनी का जो घोल है इतना दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 334.2 ग्राम, ठीक है, ये दिया हुआ है। और उसमें कितना ग्राम चीनी? इतना ग्राम चीनी, यानी कि विलय की मात्रा भी दिया हुआ है। कितना है? WB बराबर 34.2 ग्राम, ठीक है। तो घोल का मोलर सांद्रण पूछ रहा है, मतलब स्मॉल m जो है ये पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दिया हुआ है तो हम लोग विलायक निकाल लेते हैं। मतलब विलायक को हम लोग किससे दर्शाएंगे? WA से दर्शाते हैं। मतलब विलायक के भार को हम लोग WA से दर्शाते हैं। हम लोग यहाँ पर जानते हैं, ध्यान रखिएगा कि A को हम लोग विलायक से दर्शाते हैं, ठीक है। और B जो होता है किसको दर्शाते हैं? विलय से, ठीक है। और T विलियन को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम W लगा देंगे, इसका मतलब हो गया WA का मतलब क्या हो गया आपको यहाँ पर, यानी विलायक का भार। WB का मतलब क्या हो जाएगा? विलय का भार। WT का मतलब विलियन का भार, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा में से ये घट जाएगा, WT में से के ये घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए 234.2 234.2 में से 34.2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको? यहाँ पर 200 ग्राम प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। तो विलायक का भार निकल गया। अब हमको यहाँ पर ये पूछा था फॉर्मूला जो होता है आपका, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, m बराबर क्या होता है? N/WA, ठीक है। और ये यहाँ पर जो होता है kg में होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमको यहाँ पर भार आया है, किस में आया है? ग्राम में। kg में बदलने के लिए 1000 से क्या कर दीजिए आप? भागा दे दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? और यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देना है कि जो n का जो मान है, n जो होता है मोल होता है। n क्या होता है? मोल होता है, ठीक है। अब मोल बराबर होता है W/m। मोल बराबर क्या होता है? ध्यान रखिए, W/m। तो W यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए चीनी है, चीनी। अब बताइए चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11, ठीक है। ये क्या होता है? चीनी का सूत्र होता है। तो इसका अगर हम अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा? 342 आएगा, ध्यान रखिएगा। कितना आएगा? 342 आएगा। अभी 342 यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि n का मान कितना हुआ है? यहाँ पर मोल निकल गया हमारा, ये निकल गया, ठीक है। ये मान दिया हुआ है। W का मान कितना दिया हुआ है? विलय का भार इतना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और m का मान हमको यहाँ पर आया, m का मान यहाँ पर आया। तो अगर n निकालते हैं हम तो कितना हो जाएगा बताइए? 34.2 अब बटा में भाग दे देंगे इतना से, ठीक है। तो ये हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 10, यानी कट जाएगा पूरा। तो कितना होगा? 0.1 मोल निकल गया हमको, 0.1 निकल के आ गया। हमको ये निकालना है। तो देखिए 0.1 अब बटा WA का मान हमको कितना था? 200 था, ठीक है। अब 1000 से हमको भाग देना है, मतलब यहाँ पर ऊपर में आप 1000 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये जो है नीचे आ जाएगा 10, ये भी 10 कैंसिल, तो 1/2 यानी कि 0. क्या हो जाएगा? 5। आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये न्यूमेरिकल में आता है, ठीक है ना। ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से, एक बार दो बार तो बुझा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल, ये तीसरा सवाल है, ठीक है। दिया है कि मोललता को व्यक्त किया जाता है। मोललता को किस में व्यक्त करते हैं? अभी देखें हम लोग, मोललता को हम लोग व्यक्त करते हैं मोल प्रति किग्राम में। मोललता को स्मॉल m से यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोल प्रति केजी में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ग्राम प्रति लीटर भी दिया हुआ है। ग्राम प्रति लीटर को किस में दिखाते हैं? उस शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति को हम लोग दिखाते हैं। मोल प्रति लीटर को
मोलरता बोलते हैं, मोलरता मतलब कैपिटल एम से मोल प्रति लीटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोलरता पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए चौथा नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए चौथा नंबर जो सवाल है, ठीक है ना, तो चौथा नंबर जो सवाल है यहाँ पर NaCl का कह रहा है कि 0.1 m जलीय विलयन का प्रासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 m जलीय घोल के प्रासरण दाब का कितना गुना है। हमको यहाँ पर मान जो दिया, मान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखना है आपको कि प्रासरण दाब इसका दिया हुआ है, मतलब प्रासरण दाब को हम बोले हैं कि पी या पाई से सूचित करते हैं। तो NaCl का जो प्रासरण दाब जो होगा यहाँ पर, मतलब फॉर्मूला जो होता है प्रासरण दाब का क्या होता है, CRT। और देखिए यहाँ हम I लगा देते हैं, I क्या है, आयोटा होता है, वांट ऑफ गुणांक होता है, जो सभी अनुसंख जो गुणधर्म है सभी में लग जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने ICRT, इसी प्रकार से अगर हम इसको बताएं ग्लूकोज के पाई, यहाँ पर ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज, इसका भी वही हो जाएगा ICRT। आई का अगर मान निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना गुना है। तो बताइए NaCl में आई का मान क्या होगा, NaCl में आई का मान क्या होगा, आई, तो हम लोग देखे हैं कि आई जो होता है क्या होता है, वांट ऑफ गुणांक होता है। तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो यहाँ पर 2 गो है, तो आई का मान हम लोग क्या बोलेंगे, 2। हम लोग क्या बोलते हैं, आई जो होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर कि जितना टूटेगा उतना अणु जो होगा यहाँ पर हो जाएगा। और ग्लूकोज का हम लोग जानते हैं, ग्लूकोज में ना उसका संयोजन होता है ना वियोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जितना भी है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, यूरिया है, ठीक है, सुक्रोज है, ये सब जो है नहीं टूटता है, ना इसका वियोजन होता है ना संयोजन होता है, इसलिए आई का मान 1 हो गया। यहाँ पर आई का मान 2 हो गया। तो आप यहाँ पर इसको जो है कह रहा है कितना गुना है, तो इसको जो है आप अनुपात निकाल दीजिए यहाँ पर, पाई NaCl बटा पाई ग्लूकोज, ग्लूकोज और बराबर हम लिख लेते हैं NaCl, ठीक है, आई मतलब NaCl का वांट ऑफ गुणक और यहाँ पर ग्लूकोज का ग्लूकोज का वांट ऑफ गुणक, तो कितना हमको आया है, इसका 2 आया, इसका 1 आया है। तो आप देख लीजिए हमको अगर तिरछा तिरछी यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई NaCl बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। मतलब कि यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा था हमारा, क्या पूछ रहा था कि प्रासरण दाब कितना गुना है ग्लूकोज के। तो देखिए NaCl का प्रासरण जो दाब है ग्लूकोज के कितना गुना है, 2 गुना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर जो है आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन अनुसंख गुणधर्म है, अब दिया हुआ है अनुसंख गुणधर्म, हम बताएं कि चार होता है, कौन कौन होता है, देखिए ध्यान रखिएगा। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, दूसरा हिमांक में अवनमन, ठीक है, तीसरा प्रासरण दाब, ठीक है, और चौथा जो है, चौथा क्या होता है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, क्या हो जाएगा, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अनुसंग गुणधर्म है, तो कौन सा होगा बताइए। यहाँ पर छूटा क्वथनांक दिया हुआ है, जबकि हमारा अनुसंग गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन है। वाष्प दाब दिया हुआ है, जबकि इसमें वाष्प दाब है ही नहीं, प्रासरण दाब है। तो देखिए यहाँ प्रासरण दाब है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। हिमांक भी नहीं होगा, यहाँ पूरा अगर होता है हिमांक अवनमन तब हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बात कि वाष्प दाब के जो अपेक्षिक अवनमन होता है, इसको संकेत में हम लोग P0 - PS और बटा P0 बोलते हैं। PS
क्या है, इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और पीएच क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है ये बराबर होता है, किसका बराबर होता है, तो विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो मूल प्रभाज को हम लोग चाई द्वारा दर्शाते हैं, और यहाँ पर बी लिख देंगे तो विलय का मूल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर इसको तोड़ेंगे अगर आगे जाकर, तब P0 माइनस PS और P0 बराबर क्या हो जाएगा, एक चाई बी बराबर क्या होता है यहाँ पर, यानी कि NB और बटा Na प्लस NB, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको P0 के जगह पर केवल P ही मिलेगा। ठीक है ना, तो उससे घबराना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि जो वाष्प दाब के अपेक्षिक जो अवनमन होता है वो विलय के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। इसके साथ साथ आप लोग एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि Na प्लस NB जो होता है T के बराबर होता है। क्या ध्यान में रखना है आपको कि Na प्लस N जो B होता है विलय यानी विलयन के मूल के क्या होता है, बराबर होता है, ध्यान रखना है। और भी एक बात इससे आपको संबंधित ध्यान में रखना है कि ए का मूल प्रभाज हम लोग चाई द्वारा दर्शाते हैं, चूंकि चाई एक्स के जैसा है इसलिए एक्स भी लिख सकते हैं एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर चाई ए लिखे हैं और चाई बी, मतलब यहाँ पर जो है विलय का जो मूल प्रभाज है और विलायक का मूल प्रभाज है, दोनों का जोगफल कितना होता है, एक के बराबर होता है। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी जो है एग्जाम में दे सकता है। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो दिया हुआ इस रूप में कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी देता है कि P0 माइनस PS और बटा P0 जो दिया हुआ है, तो स्मॉल n और n प्लस कैपिटल N, तो वही बात यहाँ पर भी है, इस रूप में है। ठीक है ना, यहाँ भी वही है, n जो है विलय का मोल है, यहाँ भी n विलय का मोल है। कैपिटल जो n दर्शाता है वो किसको दर्शाता है, विलायक के मूल को दर्शाता है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला जो है ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो है वही चीज यहाँ पर भी है। ठीक है ना, तो ऐसे भी आपको एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है छुआ, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्या दिया है यहाँ पर कि 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH है, घुले रहने पर घोल की मोलरता होगी। मोलरता को हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं, और M बराबर होता है N बटा में V, ये क्या होता है, लीटर में होता है आयतन। ठीक है, और भी आगे भी बढ़ाएंगे हम लोग, तो N का मान W बटा M हो जाता है, और V अगर लीटर में, लीटर से हमको किस में बदलना है, ml में बदलना है, तो 1000 से क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर भाग दे दीजिएगा, तो पूरा फार्मूला क्या बन जाएगा आपको, W बटा M गुना 1000 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, और बटा में यहाँ पर V जो है नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर जो V आएगा किस में आएगा, ml में आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो अब देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 250 ml घोल में, मतलब कि जो यहाँ पर Vt का मान जो दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर विलयन का जो आयतन दिया हुआ है कितना, 250 ml। ठीक है, और 4 ग्राम NaOH है। ठीक है, मतलब कि आपको Wb का मान दे रखा है कितना, एक तरह से हम लोग विलय का क्या है, भार ही दिया हुआ है 4 ग्राम, और विलय का अणु भार निकालेंगे, विलय का अणु भार मतलब NaOH। ठीक है, यहाँ पर M हो जाएगा। ठीक है ना, इसका अणु भार निकालेंगे तो NaOH का अणु भार कितना होता है बताइए, 40 होता है, निकालिएगा तो कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, सोडियम का 23, 16 ऑक्सीजन का होता है, हाइड्रोजन का 1 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सभी मान को हम यहाँ पर बैठा देंगे। देखिए 4 दिया हुआ है, W का मान 4 ग्राम, और M का मान कितना है, विलय का जो अणु भार कितना है, 40 आया, और 1000 यहाँ पर है, और बटा में ml में मान यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है, 250। ठीक है, क्रिया कीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 चौका 100। ठीक है, अब यहाँ पर भी कटा सकते हैं, 10 चौका 40 यानी 0.4, तो देख लीजिए 0.4 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर से हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसा सवाल आपको एग्जाम में जरूर देगा, तो इस हो नहीं सकता है कि मतलब यही दे, हो सकता है कि आपको यहाँ पर चेंज कर दे, लेकिन ऐसा जरूर देता है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है,
आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.3 m फास्फोरस अम्ल की नॉर्मलता है। नॉर्मलता बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, नॉर्मलता को हम लोग एन से शुरू करते हैं, कैपिटल एन से। ई बराबर कितना होता है बताइए, मोलरता होता है एम, ठीक है ना, कैपिटल एम गुना एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब, एन फैक्टर का मतलब होता है एन कारक हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर एन कारक जो होता है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर शॉर्टकट में लिखे तो एन बराबर एम एन, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एम का मान दिया है 0.3, ठीक है ना। और यहाँ पर एन नॉर्मलता पूछ रहा है, तो फास्फोरस अम्ल क्या होता है, फास्फोरस अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। यहाँ पर आप बताइए कि कितना आयन देगा, 3 जो है 3+ आयन देगा, इसलिए एन का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। आप तो देखेंगे अगर H2PO4 रहेगा तो एन का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अगर NaCl में एन का मान पूछे तो Na+Cl- में टूट जाता है, तो वहां पर आवेश एन का मान हो जाता है 1, ठीक है। अगर AlCl3 में पूछे एन का मान तो कितना हो जाएगा, एन का मान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा आवेश वाला ही एन का मान होता है, तो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एन का मान हो जाता है। तो यहाँ पर जो है एम का मान दे रखा है और एन यहाँ पर पूछा है, तो एम 0.3 और एन का मान हमको कितना गया 3, तो कितना हो जाएगा 0.9। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 जो है क्वेश्चन नंबर, ध्यान रखिए यहाँ पर दिया है कि HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो H2O है और HCl का स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होगा। तो बताइए इसमें जो होगा, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर H2O HCl में पूछे तो 20.2% HCl होता है, और बाकी ये घटाइएगा अगर 100 में से तो 79.8% क्या हो जाएगा, इसमें H2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर। इसके साथ साथ में यहाँ पर याद रखना आपको कि अगर बात कर दे H2O और इथेनॉल का, ध्यान रखना है कि 95% इथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है, और 5% क्या होता है, जल होता है। तो ये दोनों का स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। तो इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9 था, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फिर वही क्वेश्चन आपको है यहाँ पर दोहरा दिया, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पूछ दिया कि मोललता प्रदर्शित होता है, तो किससे प्रदर्शित होता है, मोल प्रति किग्राम से। अच्छा मोल, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, मोल प्रति लीटर को किससे, ध्यान रखिएगा एम का ये मात्रक है, ठीक है ना। मोलरता को एम को हम लोग मोलरता बोलते हैं, ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, मोलरता, ठीक है ना। इसको स्मॉल एम से शुरू करते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मोललता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लीटर प्रति मोल है यहाँ पर, ठीक है। ग्राम प्रति मोल को हम लोग शुरू करते हैं किससे, शक्ति से, शक्ति को एस ले दर्शाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, इसको शक्ति बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 जो है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 11 है, देखिए कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सभी जो सूत्र है सामान्यतया कहिए या नॉर्मलता कहिए, दोनों बात एक ही है। मोललता है, मोलरता है, फॉर्मलता है। आप देखिएगा यहाँ पर जो है अगर जिसमें आयतन होगा तो वो ताप से प्रभावित होगा, क्योंकि आयतन सीधा जो है टेम्परेचर के
समानुपाती होता है। तो आप देख लीजिए कि जो सामान्यता होगा, अगर इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे सामान्यता के, तो उसमें आयतन होगा। ठीक है, हम लोग मोलरता में भी देखेंगे तो मोलरता में भी आयतन होता है N/VT। ठीक है, फॉर्मलता में भी आयतन होता है, लेकिन ये जो मोलरता है यहाँ पर, इसमें आयतन नहीं होता है। ठीक है, ये क्योंकि N/, किस में होता है, WA, ये kg में होता है। ठीक है ना, तो ये जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, बी राइट आंसर है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 यहाँ पर दे रखा है, ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन राउट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है, मतलब कि बताना है कि कौन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है आपका सही होगा, बेंजीन क्लोरोफॉर्म। ये जो है जितना भी ये 3 गो जो है, बेंजीन एसीटोन, बेंजीन एथेनॉल, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, जबकि ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है अनादर्श विलयन का जो होता है प्रकार होता है। अनादर्श जो विलयन है, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि राउल्ट जो है यहाँ पर है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। पहला जो है अनादर्श विलयन के जो होता है 2 प्रकार होता है। पहला राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, मतलब प्रदर्शित करने वाला, और दूसरा जो होता है कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो है पहचानने के लिए आपको जो है ध्यान देना होगा, लेकिन यहाँ पर पहचानना होगा तो थोड़ा सा टाइमिंग जो है, टाइमिंग ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो ऑफलाइन में संभव है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने एक आध को बता देते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि राउल्ट के नियम से जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो तत्व होते हैं या जो यौगिक होते हैं, ध्यान रखिएगा CH3OH, इसके साथ में जल हो, या फिर C2H5OH, इसके साथ में भी जल हो। ठीक है, या CH3COCH3, ठीक है, और इसके साथ में CH क्या हो 3Cl। ठीक है, मतलब ये जितना भी उदाहरण है ये आपको धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। जिसे यहाँ पर बेंजीन क्लोरोफॉर्म दे रखा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। इसमें उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं, देखिए CO, यहाँ पर ध्यान रखिएगा H2O और HCl, ये 2 को मिल करके आपको ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कराएंगे। फिर इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है कि एथेनॉल और एनिलीन, NH2 एनिलीन, ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये 12 था, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 जो है, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस 0.1 m बिलियन का हिमांक न्यूनतम होगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पूछ रहा है कि बिलियन का जो हिमांक है न्यूनतम होगा। तो देखिए जो वान-टॉप जो गुणांक होता है वो चारों में लग जाता है। वान-टॉप गुणांक जो होता है, जो अनुसंक गुणधर्म का, ये उसमें एक मेन भाग होता है वान-टॉप गुणांक का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग देखें कि अगर हम बात करेंगे डेल्टा टी, हिमांक मनोमन को हम लोग TF से सूचित करते हैं, या केवल डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है KF/m। ठीक है, तो वान-टॉप गुणांक जो अगर लगाएंगे इसमें आई लगाकर ये फॉर्मूला बन जाएगा
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिसका आई का मान अधिक होगा उसका जो होगा आपको हिमांक में अवनमन जो होगा क्या हो जाएगा, वो अधिक होगा। ध्यान रखिएगा, आई का मान अधिक होगा तो हिमांक में अवनमन अधिक होगा। हिमांक में अवनमन कर रहे हैं लेकिन केवल हिमांक पूछेगा तो वो क्या हो जाता है, सबसे न्यूनतम हो जाता है। उसको हम लोग केवल TF से दर्शाएंगे, ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। मतलब कि जिसका आई गुणक मतलब वांट गुणक ज्यादा होगा उसका उतना ही क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन अधिक होगा, मतलब सबसे अधिक होगा। लेकिन उसका हिमांक क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि आई का मान निकाल लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा। यहाँ पर दिया पोटेशियम सल्फेट K2SO4, इसको तोड़ेंगे हम लोग K2SO4 को तो किस में टूटेगा, तो K प्लस SO4 माइनस 2 में टूटता है। अच्छा K2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आई का मान पूछेंगे तो क्या बताइएगा, आई का मान, आई का मान देखिए 2 गो यहाँ पर आयन है K और ये SO4 1 है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 2 कितना है, यहाँ पर आई का मान 3 है। बाकी जो है आप लोग जानते हैं कि यूरिया में आई का मान 1 होता है, इसमें आई का मान 1 होता है। सोडियम क्लोराइड में आई का मान कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि NaCl जो होता है Na+Cl- में टूटता है तो ये 2 होता है। तो सबसे ज्यादा आई का मान किसका है, पोटेशियम सल्फेट का है। तो सबसे ज्यादा आई का मान इसका है, तो हिमांक में अवनमन जो होगा इस सब का सबसे अधिक होगा, लेकिन हिमांक जो होगा सबसे कम इसका हो जाएगा। ठीक है, हिमांक न्यूनतम होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पोटेशियम सल्फेट सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो है, पहले निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। देखिए हम लोग पढ़े थे क्या कि अर्धपारगम्य झिल्ली से वहीं पर मतलब विलायक जो अणु होते हैं निकलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है पहले के ऑप्शन विलायक के अणु आपका सही है, बाकी सब जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं निकल पाते हैं। हम लोग परिभाषा में भी देखते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली वह होता है जिसमें से विलायक के अणु आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो चलिए ये इसमें पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। वही बात, अगर जिसका आई का मान अधिक होगा उसका डेल्टा TF अधिक होगा। वहां पर केवल हिमांक पूछा था, न्यूनतम पूछा था, तो न्यूनतम के लिए जो TF होगा केवल हिमांक के लिए तो ये कम होगा, लेकिन यहाँ पर हिमांक अवनमन अधिक होगा। तो आई का मान देख लीजिए किसका सही है। फिर वहीं यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसका आई का मान 1 है, इसका भी आई का मान 1 है, क्योंकि ये न संयोजन होता है न वियोजन होता है। NaCl में आई का मान कितना देखे हैं, 2 होता है। यहाँ पर आई का मान अभी देखे कितना, 3 देखे हैं, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोनों स्थिति में अगर हिमांक अवनमन अधिकतम पूछेगा तो यही होगा, अगर यहाँ पर हिमांक न्यूनतम पूछ दे, केवल हिमांक न्यूनतम पूछे, ठीक है ना, कि किसका होगा तो इसी का होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन था, 15 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 16। चौदह था न हो, देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंग गुणधर्म नहीं है। फिर यहाँ पर पूछ दिया कि अनुसंग गुणधर्म नहीं है, तो अभी देखें कि प्रासरण दाब जो है अनुसंग गुणधर्म है, वाष्प दाब का अवनमन ये भी है, हिमांक का अवनमन ये भी है, लेकिन ये जो है ऑप्शन जो है बी नंबर अनुसंग गुणधर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, ध्यान रखिएगा। और इससे अभी बताएं आपको कि प्रासन दाब को ध्यान रखिएगा, पाई या पी से सूज करते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग को फॉर्मूला भी बताएं कि P बराबर याद रखना है CRT। ठीक है, एक बात और भी ध्यान रखना है कि C के जगह पर क्या हो जाएगा N/V/RT। ठीक है ना, तो P भी हो जाएगा NRT। ठीक है, अच्छा कभी कल ध्यान रखिएगा कि R और S, R के जगह पर S भी होता है, तो P भी बराबर आपको NST भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन।